नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस YouTube चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान पर, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे शिक्षण विधियों, शिक्षण नीतियों एवं शिक्षण युक्तियों के बारे में, इनकी परिभाषा, इनका अर्थ और इनमें क्या क्या संकल्पनाएं निहित है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इनकी तुलना करके इन पर विचार करेंगे और इनमें अंतर और संबंध ढूंढेंगे। सर्वप्रथम शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षण नीतियाँ क्या है और शिक्षण युक्तियाँ क्या है। शिक्षण विधियाँ, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वही कारण हमारे उद्देश्य को निर्धारित करता है कि हम किस उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं। उसी प्रकार शिक्षण जो प्रणाली है उसमें विद्यार्थियों में जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो शिक्षण का कारण होते हैं या शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, किस प्रकार की शैक्षिक परिवर्तन होने चाहिए, ये हमारी शैक्षिक प्रणाली के उद्देश्य होते हैं। और हम जानते हैं शैक्षिक प्रणाली जो होती है वो किसी न किसी उद्देश्य से विकसित होती है। इसी कारण जो शैक्षिक प्रणाली विकसित होती है उसके जो उद्देश्य होते हैं उसी के अनुसार हमारी पाठ्यचर्या या हमारा पाठ्यक्रम विकसित होता है। अब वो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो विकसित हुई है उसको शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाना होता है विद्यार्थियों को। अब वह शिक्षण कार्य जो किया जाना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया के माध्यम से यह शिक्षण करवाया जाना है उससे ही सक्रिय अधिगम घटित हो सकता है या स्थायी अधिगम बालकों में घटित हो सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से यह शिक्षण करवाया जाना है या इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी है जिन उद्देश्यों को पहले निर्धारित किया गया था, जिसके द्वारा कि बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है। अब ये उद्देश्य किस प्रकार से पूर्णता से और सरलतापूर्वक पूर्ण रूप से प्राप्त किए जा सके उसके लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, वो जो प्रक्रिया होगी वो सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके माध्यम से बालकों का स्थायी अधिगम घटित होना चाहिए और प्रत्येक बालक के लिए अधिगम सरलतापूर्वक घटित होना चाहिए और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्राप्त करने योग्य जो बिंदु है वह है शिक्षण के उद्देश्य। यदि शिक्षण के उद्देश्य जो पूर्व में निर्धारित किए गए हैं वह शिक्षण कार्य के पश्चात यदि प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो शिक्षण कार्य किसी भी प्रकार से स्थायी नहीं होता है और शिक्षण कार्य का कोई भी औचित्य नहीं होता है। इसीलिए शिक्षण में जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है शिक्षण की, वह शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रक्रिया होती है शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित, अर्थात शिक्षण के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं शिक्षण विधियाँ। अर्थात शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षण विधियाँ वह है जो शिक्षण के उद्देश्यों से सीधा संबंध रखती है, या हम कहें कि जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है, जिस कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, उस कंटेंट के जो उद्देश्य हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो व्यवहारगत उद्देश्य हैं, जिनके द्वारा बालकों में परिवर्तन लाया जाएगा, उनके मानसिक परिवर्तन होगा, उनमें शारीरिक परिवर्तन होगा, या हम कहें कि उनकी सांस्कृतिक या सामाजिक और नैतिक जो परिवर्तन होगा, नैतिक और सांस्कृतिक सामाजिक ये जो विकास होगा, उस विकास के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया को हम शिक्षण विधि कहेंगे। अर्थात शिक्षण की विधि कौन सी है, शिक्षण के लिए कौन सा तरीका काम में लिया गया, उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे पाठ्यक्रम में, पूरी पाठ्यचर्या में हम कहें कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण ना तो पाठ्यक्रम है और ना ही शिक्षक है, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण विधि। यदि आपकी शिक्षण विधि निश्चित नहीं है, सही नहीं है, या शिक्षण विधि का संबंध उन उद्देश्यों से नहीं है, उन उद्देश्यों से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है, तो
आपका जो शिक्षण कार्य है वह सही नहीं होगा और शिक्षण कार्य जो है उसके अनुसार हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो उद्देश्य, जो व्यवहारगत परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे और हमारा शिक्षण कार्य जो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होगा और शिक्षण कार्य का कोई भी उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शिक्षण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वह है शिक्षण विधि। जो पद है, जो संकल्पना है वह है शिक्षण विधियाँ। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक कुशल शिक्षक जो होता है उसको विषय वस्तु का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें इन विधियों का, शिक्षण विधियों का जो प्रक्रियाएं अपनाई जानी है, किसी बालक के लिए विशेष प्रक्रिया या किसी बालक के लिए विशेष शिक्षण विधि हो सकती है, किसी विषय वस्तु के लिए शिक्षण विधि विशेष हो सकती है, किसी इकाई के लिए विशेष शिक्षण विधि हो सकती है, किसी पाठ्यचर्या के लिए शिक्षण विधि विशेष हो सकती है। तो ये जो शिक्षण विधियाँ और शिक्षण नीतियाँ हैं, ये विशेष शिक्षण नीतियों एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बोध ही नहीं होना चाहिए, परंतु उसे अपनाने की कुशलता भी होनी चाहिए, अर्थात वह उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग भी कर सके, कक्षा कक्ष में व्यवहारिक रूप में वह उनका प्रयोग कर सके और बालकों में अधिगम घटित कर सके। यह कुशलता शिक्षक में होनी चाहिए। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक को इनका बोध ही नहीं होना चाहिए, परंतु उन्हें कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग करना भी आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शिक्षण विधियाँ, शिक्षण व्यूह अर्थात जिन्हें हम कहते हैं नीतियाँ अर्थात पॉलिसीज एंड रचनाएं एवं युक्तियों में अंतर क्या है, इनमें भिन्नता क्या है, ये एक दूसरे से संबंध क्या रखते हैं, इनमें अंतर क्या है, इनमें समानता क्या है या इनमें विभेदीकरण क्या है, और ये हमारी पाठ्यचर्या से, हमारे शिक्षण के उद्देश्यों से, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों से किस प्रकार संबंध रखती है, क्या स्थान रखती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे प्रथम बिंदु है वह है शिक्षण की नीतियाँ। यह एक व्यापक संप्रति है। ये जो संप्रति है यह बड़ा संप्रति है। ये हमारी शिक्षण की जो पाठ्यचर्या है उसके जो उद्देश्य हैं, जो व्यवहारगत उद्देश्य जिसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, उनसे सीधा संबंध रखती है। अर्थात बालक के चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, जिसमें बालक का शारीरिक, उसका सामाजिक, उसका सांस्कृतिक, उसका मानसिक, उसका नैतिक विकास, ये सभी विकासों से संबंधित जो मूल्य होते हैं, जो व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, उनसे ये सीधा संबंध रखती है। और हमारी वार्षिक योजना से, हमारी शैक्षिक गतिविधियों से, हमारी सह शैक्षिक गतिविधियों से, सह शैक्षिक गतिविधियाँ अर्थात जो घर पर भी आयोजित होती है, जो हमारे जो अनुभव विद्यार्थियों को, जो अनुभव शिक्षार्थियों को घर पर दिए जाने हैं, जो कक्षा कक्ष के बाहर दिए जाने हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ जो हमारे कक्षा कक्ष में दी जानी है औपचारिक रूप से, और अनौपचारिक रूप से जो गतिविधियां हमें शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष से बाहर अर्थात विद्यालय में भी कक्षा कक्ष से बाहर हो सकती है, या फिर वह वातावरण में, सामाजिक वातावरण में हमारे घर पर भी हो सकती है, वो सह शैक्षिक गतिविधियों से भी इनका सीधा संबंध होता है। सह शैक्षिक गतिविधियों में हम उदाहरण ले सकते हैं, मेले हैं, प्रदर्शनी है, विज्ञान प्रदर्शनी है, भाषा के लिए हम बात करते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता है, आशु भाषण प्रतियोगिता है, नाटक है, नुक्कड़ नाटक, इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं कराई जाती है, वार्षिक सम्मेलन कराए जाते हैं, कविता पाठ कराए जाते हैं, इस प्रकार के जो भ्रमण है, पर्यटन है, इस प्रकार की जो युक्तियाँ, जो नीतियाँ अपनाई जाती है, पूरी वार्षिक कार्यक्रम के लिए जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, या हम कहें कि परीक्षा के लिए जिस प्रकार का निर्धारण किया जाना है, बालकों को उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार किया जाना है, निदानात्मक शिक्षण किस प्रकार किया जाना है, उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना है, उनकी कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था किस प्रकार होनी है, बालकों की संख्या कितनी रखनी है, हमारे कक्षा कक्ष के लिए विषय वस्तु की समय सारणी क्या होगी, इसका जो निर्धारण, ये सभी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत है। और शिक्षण नीतियों के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ भी है और शिक्षण की युक्तियाँ भी अर्थात टेक्निक्स भी है। तो शिक्षण नीतियाँ का व्यापक प्रतिमान है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पद, बहुत सारे संप्रति सम्मिलित हैं। अब शिक्षक द्वारा की गई ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था, अर्थात ये एक शिक्षक का कौशल है, शिक्षण नीतियाँ शिक्षक का कौशल है और ये प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आयोजित की जाती है, तभी हमें शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, जो कि पूरी पाठ्यचर्या से संबंधित है, वो हमें प्राप्त हो सकते हैं।
जो विद्यार्थियों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य कौन से हैं, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कौन से, जो हमारी पाठ्यचर्या से संबंधित है, और पाठ्यचर्या से संबंधित हमारे शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं और सह शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं, और उसके अलावा हमारे बालक के विकास से संबंधित, चहुमुखी विकास से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हम उन्हें सामान्य उद्देश्य कहते हैं। और व्यवहारगत परिवर्तन उन उद्देश्यों के अंतर्गत जो व्यवहारगत परिवर्तन लाने उनसे सीधा संबंध रखती है। अर्थात शिक्षण नीतियाँ हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था पर केंद्रित होती है, पूरी शिक्षण व्यवस्था की योजना तय करती है, उसकी प्रक्रिया तय करती है, और बालकों में अधिगम गठित करने के लिए ये एक निश्चित योजना, निश्चित प्रारूप रचती है, उसकी रचना करती है। तो इन्हें हम शिक्षण नीतियाँ कहते हैं। अब शिक्षण विधियाँ भी नीतियों के अंतर्गत आती है। अर्थात शिक्षण विधियाँ नीतियों के अंतर्गत है। नीतियों ने शिक्षण विधियों को समाहित किया हुआ है, क्योंकि शिक्षण नीतियाँ पूरे पाठ्यक्रम पर, पूरी योजना पर, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखती है। तो अब शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षण विधियाँ शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। सबसे पहली बात कि शिक्षण विधियाँ क्या करती है, शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। अर्थात जिस प्रकार की शिक्षण विधि होगी, जिस उद्देश्य से संबंधित होगी, जिस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होगी, या हम कहें कि शिक्षण विधियाँ 4 बातों पर निर्भर करती है। एक तो बालक की आयु पर, बालक की आयु किस प्रकार की है उस पर निर्भर करेगी। बालक की कक्षा किस प्रकार की, उसका स्तर किस प्रकार का है, बालक की रुचि और उसकी आवश्यकता किस प्रकार की है। और हम कहें कि शिक्षण विधियाँ इस बात पर निर्भर करती है कि विषय वस्तु किस प्रकार की, जिस प्रकार की विषय वस्तु होगी, जिस प्रकार का टॉपिक होगा, उसी प्रकार की शिक्षण विधि वहाँ काम में ली जाएगी। तो अब ये किसको प्रभावित करेगी? ये शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करेगी, क्योंकि शिक्षण विधियाँ शिक्षक से संबंधित है। शिक्षण विधियों का प्रयोग, कुशलतापूर्वक प्रयोग शिक्षक को ही करना है। तो जिस प्रकार की शिक्षण विधि काम में ली जाएगी, उसी प्रकार से शिक्षक को व्यवहार करना होगा। अब ये जो होती है वो उद्देश्य से संबंधित होती है, परंतु यहाँ हमें ये बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि ये उस विषय वस्तु के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होती है। जो उद्देश्य उस समय, उस कक्ष में, उसी समय, जिस समय अध्यापन कराया जा रहा है, जिस समय शिक्षण कराया जा रहा है, उसी समय हमें प्राप्त करने हैं, उन विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होती है, और इनका सीधा संबंध उद्देश्यों से होता है। ये शिक्षण विधियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती है और उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना सक्रिय योगदान देती है। इसके पश्चात शिक्षण विधियाँ जो होती है वो विषय वस्तु के स्वामित्व को प्राप्त करने में सहायक होती है। अर्थात बालकों को जो अध्ययन करना है, बालकों को जो विषय वस्तु का स्वामित्व प्राप्त करना है, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस विषय वस्तु से, उस विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित होती है जिसका हमें शिक्षण कराना है, और उसके विशिष्ट जो उद्देश्य होंगे जो उसी समय प्राप्त करने हैं। जो दूर दृष्टि उद्देश्य नहीं है, वो हमारे अभी प्राप्त करने योग्य उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने में ये सहायता करती है, उनको सरलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता करती है, और पूर्ण रूप से उनको प्राप्त करने में अपना योगदान देती है। तो शिक्षण विधियाँ जो है शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आती है। शिक्षण विधियों का संबंध होता है विशिष्ट उद्देश्यों से जो हमें शिक्षण के दौरान प्राप्त करने होते हैं, और शिक्षण विधियाँ विषय वस्तु के विशिष्ट उद्देश्यों से सीधा संबंध रखती है, और ये किसके व्यवहार को प्रभावित करती है? ये शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे शिक्षण युक्तियों की। शिक्षण युक्तियाँ क्या है? शिक्षण युक्तियाँ योगदान देती है शिक्षण विधियों के लिए, शिक्षण विधियों की सहायता करती है अच्छा अधिगम गठित करने के लिए, अच्छा शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण विधियों की सहायता करती है, और शिक्षण विधियाँ शिक्षण नीतियों की सहायता करती है। क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य हैं वह विशिष्ट उद्देश्यों के प्राप्त होने से पूर्व प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए शिक्षण विधियों के माध्यम से जब विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे तो शिक्षण नीतियों के सामान्य उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएंगे। अब शिक्षण युक्तियाँ क्या है? शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण विधियों के प्राप्त करने में हमारा योगदान करती है। तो शिक्षण युक्तियाँ जो है शिक्षण विधियों
के लिए योगदान करेगी और शिक्षण विधियाँ वैसे ही शिक्षण नीतियों के लिए योगदान कर रही है। तो शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षण विधियाँ दोनों ही शिक्षण नीतियों के अंतर्गत समाहित है और शिक्षण नीतियों के द्वारा या शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य उनको प्राप्त करने में ये सहायता करती है, उनको सरलता पूर्वक प्राप्त करने में ये सहायता करती है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब शिक्षण युक्तियाँ जो है प्रयुक्त शिक्षण विधि में हमें किसी युक्ति अर्थात यह शिक्षण विधि में प्रयुक्त होती है, जो शिक्षण विधि हमने अपनाई है उसमें ये एक छोटा सा पद है, उसको सरलतापूर्वक उसको प्रभावी बनाने के लिए ये प्रयुक्त होती है। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि है, अर्थात बालकों से हम प्रश्न पूछते हैं, उनसे उत्तर लेते हैं, तो ये उनकी जिज्ञासा को प्रबल करती है, उनको उत्साहित करती है, उनमें पुनर्बलन उनको देती है। तो इस प्रकार की जो विधियाँ, इससे बालक सक्रिय हो जाता है और हमारी शिक्षण विधि जो होती है वो प्रभावी हो जाती है। इसके पश्चात व्याख्यान विधि है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये सामान्य तौर पर प्राचीन विधि है और आज भी इसका प्रयोग बहुतायत से किया जा रहा है। और व्याख्यान विधि हम जानते हैं बड़े प्रकरणों में, लंबे प्रकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। पाठ की प्रस्तावना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका सारांश प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात दृष्टांत विधि, दृष्टांत विधि अर्थात ऐतिहासिक विधि भी कह सकते हैं इसे। किसी भी विषय वस्तु, जैसे हम माने कि वैज्ञानिक कोई तथ्य है, वैज्ञानिक कोई सिद्धांत है, तो उस वैज्ञानिक के बारे में हम उसका दृष्टांत दें या कोई कहानी बालकों को बताएं, तो कहानी के माध्यम से बालक में उसके प्रति रुचि और विश्वास जागृत होता है और उसकी सृजनात्मकता बढ़ती है, वो नई नई परिकल्पनाएं कर सकता है। तो इस प्रकार की परिकल्पनाओं के द्वारा भी उसका रुचि का विकास होता है। तो ये इस प्रकार से शिक्षण युक्तियाँ जो होती है वो विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होती है, परंतु शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण विधियों से संबंधित होती है, उनके अंतर्गत काम में ली जाती है। दृष्टांत का प्रयोग हमने समझ लिया। अब शिक्षण नीतियाँ व्यापक होती है, शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण युक्तियाँ इसमें समाहित होती है, ये हमने बात कर ही ली। उसके पश्चात वर्तमान में उद्देश्य, विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियाँ और शिक्षण युक्तियाँ इसमें समाहित होती है। अर्थात शिक्षण नीतियाँ जो होती है उनमें उद्देश्य भी समाहित होते हैं, जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। विषय वस्तु हमारा जो कंटेंट है, जिसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं, जो हमारे पाठ्य वस्तु होती है, और शिक्षण विधियाँ उनमें समाहित होती है और शिक्षण युक्तियाँ इनमें समाहित होती है। तो ये सभी वर्तमान के अंतर्गत हमारी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत समाहित होती है। और शिक्षण नीतियाँ एक व्यापक संप्रति है, क्योंकि शिक्षण नीतियों के द्वारा जो सामान्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास जो हमें करना है वो प्राप्त किए जाने हैं, तो इसके अंतर्गत ये सभी युक्तियाँ आती हैं। वर्तमान में उद्देश्य और विषय वस्तु तथा शिक्षक विद्यार्थी संबंधों को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियाँ व सहायक सामग्री उपलब्ध है। अब हम ये जानते हैं कि सहायक सामग्री जो होगी वो सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, और शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कि शिक्षक को शिक्षण में सहायता करती है, अर्थात ये शिक्षक से संबंधित होती है, शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। लेकिन शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो कि शिक्षक भी काम में लेता है शिक्षण के लिए और विद्यार्थी भी अधिगम अर्थात सीखने के लिए काम में लेता है, अर्थात वह अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसका उपयोग करता है, उसका परिचालन करके अपना संवेदनाएं अपनी विकसित करता है और अधिगम करता है। वह होती है शिक्षण अधिगम सामग्री और यह होती है शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री का संबंध शिक्षण विधियों से होता है। जिस प्रकार की शिक्षण विधि हमें काम में लेनी है उसी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हमें काम में लेनी होती है। और शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ ये दोनों एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं, जिससे कि शिक्षक प्रभावी रूप से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। अर्थात शिक्षण विधियाँ और सहायक सामग्री इन दोनों का प्रयोग शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकते हैं यदि हम उचित शिक्षण विधि, उचित उद्देश्य से संबंधित उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य हम जानते हैं सामाजिक विकास है उसका, सांस्कृतिक विकास है उसका, मानसिक विकास है उसका शारीरिक विकास, इस प्रकार के उसके सह शैक्षिक विकास है, ये सृजनात्मकता है उसके विकास। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उनमें हमारे ज्ञान है, अवबोध है, उस विषय वस्तु का कौशल है, अनुप्रयोग है, उस विषय वस्तु की अनुशंसा है, उसकी अभिवृत्ति है, उसकी अभिरुचि है। इस प्रकार के जो विकसित कौशल होते हैं, इस प्रकार के जो विकसित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, उनसे संबंधित होती है शिक्षण विधियाँ। जिस प्रकार के शिक्षण विधि काम में लेंगे उसी प्रकार का विशिष्ट उद्देश्य हमें प्राप्त हो सकेगा।